Hey guys, welcome back to my channel. Now we take in our discussion all section numbers, चैप्टर नंबर्स ऑफ कंपनीज एक्ट प्लस कौन से प्रोविजंस जो है वो सेक्शन 8 कंपनीज पे, गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, एसआर ओआर कहाँ पे पास करवाना है, लिमिट्स जितनी भी गिवन है वो सारा इस डिस्कशन में लेते हैं। बिकॉज मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, मुझे ऐसी कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिली जिसमें सारे केस स्टडीज़ के नाम, सारे सेक्शंस वगैरह एक साथ मिल जाए। सो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सेम पर्पस कि सारे सेक्शंस हमें एक साथ मिल जाए। सबसे फर्स्ट है चैप्टर नंबर 8 डिस्कशन में लेते हैं, जिसमें है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। ओके, जो चैप्टर कवर करता है सेक्शन 123 से लेके 127 तक के सेक्शन से सबसे फर्स्ट 123 जो सेक्शन है जिसमें बता रखा है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। रूल 3 है जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और बोर्ड रिजोल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और गवर्नमेंट कंपनी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। देन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, देन 125 इज IEPF, 126 इज डिविडेंड बोनस इन अबियंस, 127 इज डिविडेंड इज टू बी पेड इन 30 डेज, नहीं तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। 128 इज मेंट। अब हमारा जो चैप्टर आ गया वो आ गया चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जो 128 से लेके 138 तक के सेक्शन कवर करता है, जिसमें सेक्शन 2 क्लोज 40 जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एक नोटिफिकेशन 13 जून 5 जून 13 जून 2017 को अमेंडेड हुआ था, जिसमें कैश फ्लोज वगैरह है जो कुछ कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट किया था कि इन पर आप नहीं लगेंगे। फिर सेक्शन 128 में हाँ, सेक्शन 128 इंस्पेक्ट करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को। इसकी 2 केस स्टडीज़ भी है, वकारिया वर्सेस सुप्रीम जनरल फिल्म्स और शुगरा भाई अली भाई वर्सेस एमटी प्रॉपर्टीज़, जिसमें ये था कि डायरेक्टर्स जो है वो एजेंट के थ्रू इंस्पेक्ट कर सकती है या नहीं। फिर 128 इज़ अबाउट द 129 is about the true and fair view on the books of accounts, 130 is reopening by the tribunal, 131 is voluntary revision, 132 is nafra and 133 is accounting standard की applicability वगैरह। 134 में बोर्ड रिपोर्ट था। 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें कि जो लिमिट्स है किसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कितनी गिवन है। नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ है। ठीक है। 136 इज अबाउट सर्कुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन जो 137 है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल विद ROC, और 138 इज इंटरनल ऑडिट। इसमें भी लिमिट है इंटरनल ऑडिट में भी। पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़ एंड लोन्स बोरोइंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ से। ठीक है। और प्राइवेट कंपनी से तो ओनली टर्नओवर लोन्स बोरोइंग्स का क्राइटेरिया देखेंगे, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड लोन्स बोरोइंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 चलेंगे। सेक्शन 139 से लेकर 148 तक सेक्शन कवर करता है। 139(1) इज अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर ऑडिटर, जिसमें फॉर्म कौन सा है ADT1। हाँ, ये ध्यान रखना कि बोर्ड रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 134 था उसमें फॉर्म था AOC2, और फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ROC 137 में फॉर्म था AOC4। ठीक है। अब है 139 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट में ADT1 है। 139 सबसेक्शन 5 में रेगुलर ऑडिटर को अपॉइंटमेंट में भी ADT1 है। 139 6 एंड 7 में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करें, एक तो सिंपल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में, तो उसमें अपना ADT1 फॉर्म ही है। और 139 सबसेक्शन 8 में कैजुअल वैकेंसी है, उसमें भी ADT1 फॉर्म है, उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी सब में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में। फिर 139 सबसेक्शन 9 एंड 10 में रीअपॉइंटमेंट में भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। 140 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, इंपॉर्टेंट ADT2 एंड 3 फॉर्म है। ओके। देन 141 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, 142 इज अबाउट रेम्यूनरेशन, 143 इज अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, इसमें ADT4 फॉर्म की ज़रूरत है। 144 ऑडिटर्स नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, 145 इज ऑडिटर्स टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, 146 इज ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग्स, देन 147 पनिशमेंट, और 148 किसके बारे में है, कोस्ट ऑडिट के बारे में। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज डायरेक्टर्स। कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, विच इज कवर्ड फ्रॉम 159 to 172। फर्स्ट इज
149 सबसेक्शन 1 इंडिविजुअल टू बी ए डायरेक्टर मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टरशिप जो है, ये जो सेक्शन है 149 सबसेक्शन 1 में मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टरशिप वो सेक्शन 8 कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनीज पर भी एप्लीकेबल नहीं है। इसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टरशिप में अगर मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा अपॉइंट करने हैं तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। फिर आ जाता है 1 वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी 149(1) में बोल रखा है। फॉर्म कौन सा है, जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट की बात होती है ना, DIR 2 एंड 12 दो ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी डायरेक्टर हो, दो फॉर्म साथ में चलेंगे, DIR 2 एंड 12। फिर आ जाता है 149 सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं सेक्शंस, ठीक है। 139 सबसेक्शन 13 तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही है। फिर 150 जो है वो डेटा बैंक फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और 151 जो है वो है SSD स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। 152 सबसेक्शन 2 इज डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ये एक जनरल रूल है 152 सबसेक्शन 2, इसमें भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और DIR 2 एंड 12। फिर 152(4) इज डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर इन DIR 8 फॉर्म। 152 सबसेक्शन 5 फाइलिंग विद ROC इन DIR 2 एंड 12। 152 सबसेक्शन 6 is rotational non-rotational director and reappointment which is not applicable on the government company, okay. 152 subsection 7 automatic reappointment is also not applicable on government company, required ordinary resolution appointment के लिए है ना हमेशा। 153 से लेके 159 तक के सारे सेक्शन दिन की बात करते हैं। दिन में इस बार कुछ अमेंडमेंट भी है, आपको पता होगा, लास्ट टाइम भी KYC वैब 3 वाला फॉर्म भी आया था, इस बार भी ऐसा बोला है कि जो डायरेक्टर्स वगैरह है उनको 1 ईयर 5 ईयर और लाइफ टाइम तक अगर डायरेक्टर बनना है तो इन तीनों के लिए अलग अलग फीस है, वो प्रिस्क्राइब फीस पे करनी है। अगर 5 ईयर्स तक वगैरह ऐसा ले रखा है तो रेन्यू करवाने के लिए भी वापस फीस लेनी है, फीस पे करनी है, अदरवाइज क्या होगा, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा और वापस फीस पे करने के बाद में वापस रेन्यू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ऐसे DIR दिन के लेकर फॉर्म है। और जो डिक्लेरेशन आप इंडिपेंडेंट हर बोर्ड मीटिंग में आप डिक्लेयर करते हो ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चेंजेस वगैरह, तो वैसे ही ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, ठीक है। इसमें कुछ 7 मंथ्स का टाइम भी दिया है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो ये सारा दिन का कुछ अमेंडमेंट पोर्शन आया था। सिंपल सेक्शन अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं सारे सेक्शंस के अमेंडमेंट रिलेटेड अमेंडमेंट मुझे जितने पता है वो साथ में डिस्कस कर ही लूँगी, ठीक है। 153 इज एप्लीकेशन ऑफ फॉर द दिन, DIR 3 एंड 4 फॉर्म है इसमें, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर दिन के लिए। 154 अलॉटमेंट ऑफ दिन। 155 एक इंडिविजुअल के लिए एक ही दिन होल्ड करने का। 156 कम्युनिकेशन ऑफ दिन बाय डायरेक्टर टू कंपनी 1 महीने में। और 157 इज कम्युनिकेशन ऑफ दिन बाय कंपनी टू ROC इन 15 days, ठीक है। फिर 158 इज इंडिकेशन ऑफ दिन। 159 कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिन। और 160 इज अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इन DIR 2 एंड 12। 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर। 161 सबसेक्शन 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर। 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर। सभी के DIR 2 एंड 12 फॉर्म में, ठीक है ना। 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी। 162 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन 1 रेजोल्यूशन, ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है 162। एंड 163 इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो भी गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। 164 इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। 165 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ठीक है, उससे ज़्यादा है तो फिर SR की बात बोलिए। 166 ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, असाइन नहीं कर सकता डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी और को, ठीक है। ये ओरिएंट मेटल प्रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस BK ठाकर के केस में बोल रखा था। 168 इज अबाउट द रेजिग्नेशन बाय द डायरेक्टर इन DIR 11 एंड 12 फॉर्म, रिजाइन करा डायरेक्टर, ठीक है। फिर 169 इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इन DIR 12 फॉर्म। 170 इज रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड कैंप भी मेंटेन करना है। फिर 171 मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी, और ये जो रजिस्टर वाला था 170 वो भी एप्लीकेबल नहीं था गवर्नमेंट कंपनी पे, ठीक है। 172 कॉन्सिक्वेंसेज फॉर कॉन्ट्रवेंशन, यहाँ पे पेनल्टी 50,000 से लेके 5 लाख तक कैसे कुछ बोली है, ठीक है। पेनल्टी से साथ में डिस्कस नहीं कर सकते ना। और फिर आ जाता है हमारा जो मेन नेक्स्ट चैप्टर है वो है बोर्ड मीटिंग, ठीक है। बोर्ड मीटिंग एंड इट्स नोटिस। 173 चैप्टर कौन सा है, ये 12
कवर करता है 173 से लेकर 195 तक के सेक्शंस। 173 बोर्ड मीटिंग एंड इट्स नोटिस एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन एट कंपनी पे। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, केसेस लास्ट में एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता का केस इंपॉर्टेंट है। फिर 175 इज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। 174 quorum and adjournment of board meeting. 175 is resolution by circulation. 176 validity of the act of the director, ठीक है। इसमें केलालिया बैंकिंग कंपनी का केस था। 177 ऑडिट कमेटी, जिसमें पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, लोन डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर जो है, तो ऑडिट कमेटी रखनी पड़ेगी, नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। 178 एनआरसी सेम लिमिट, नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। 179 पावर ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये एप्लीकेबल सेक्शन एट कंपनी पर भी नहीं है। 181 जो है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्लस बोर्ड रिजोल्यूशन। 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन। 183 डिफेंस कंट्रीब्यूशन जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्लस बोर्ड रिजोल्यूशन, मतलब जो चैरिटेबल है उसमें बोर्ड ऑर्डिनरी, डिफेंस से बोर्ड ऑर्डिनरी, लेकिन पॉलिटिकल है उसमें सिर्फ बोर्ड, ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। और पॉलिटिकल में 5 टाइम्स जितना वो कुछ पेनाल्टी भी है, इसलिए बता दिया मैंने। फिर आ जाता है 184 सेक्शन। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि 180 सेक्शन प्राइवेट कंपनीज पर भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, फिर आ जाता है 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर्स, MBP 1 फॉर्म लगेगा, सेक्शन 8 कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है। देन आ जाते हैं 185 इज लोन्स टू डायरेक्टर एंड स्पेसिफाइड पर्सन्स, not applicable on government company. Then 186 is loans and investment by company, MBP 2 फॉर्म है। SR की ज़रूरत पड़ेगी, UBR की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, लोन्स इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। 187 रजिस्टर ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, MBP 3 फॉर्म है। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की भी ज़रूरत है, बोर्ड रिजोल्यूशन की भी ज़रूरत है, ठीक है। मैं रिजोल्यूशन किस कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है वो दोनों चीज़ें और साथ में फॉर्म नंबर, ये सभी डिस्कस करी सेक्शन के साथ साथ, ठीक है। फिर आ जाता है 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन की जरूरत है, रजिस्टर ऑफ RTP MBP 4 फॉर्म 189 में, ठीक है। फिर 190 और वो भी एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनीज पे, कौन सा 189 सेक्शन। अब आ जाते हैं 190 कॉन्ट्रैक्ट्स विद EDs, इट्स इंस्पेक्शन। 181 कॉम्पनसेशन टू NED फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। 192 रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन। 183 कॉन्ट्रैक्ट बाय OPC। 184 प्रोहिबिशन ऑन फॉरवर्ड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। 195 इनसाइडर ट्रेडिंग नॉट, और 196 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशंस, ठीक है। जो 196 सेक्शन है ना, वो नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। 196 में MR1 MR2 फॉर्म है, ठीक है। चैप्टर ही दूसरा स्टार्ट हो गया, आपको पता ही होगा कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन वाला चैप्टर हमारा भी स्टार्ट हो गया है। जो चैप्टर है कवर करता है 196 से लेकर 205 तक के सेक्शन, चैप्टर नंबर 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। MR1 MR2 फॉर्म देखे थे। फिर 187 मैनेजरियल रेम्युनरेशन में लिमिट्स वगैरह दे रखी है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। 198 इज कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। 199 is refund of excess remuneration। 200 is central government and companies to fix limit on the remuneration। MR2 फॉर्म में बता रखा है। 201 is about the central government is to provide the procedures and E फॉर्म MR2 फॉर्म में बता रखा है। 202 compensation to ED for loss of office, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, ये नहीं है। फिर 203 जो सेक्शन है होल टाइम कैंप, मैं बोर्ड मीटिंग के कुछ अमेंडमेंट डिस्कस करना भूल गई थी। बोर्ड मीटिंग में ऐसा हो रहा है कि जो सर्कुलर वाला जो हमने देखा था 175 सेक्शन, उसमें ऐसा बोल रखा था कि जो पहले 5 कुछ मैटर्स थे हमारे एमलगमेशन प्रोस्पेक्टस, उसको अप्रूव करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को, तो उसमें ऐसा बोल रखा है कि जो पहले ऐसा बोलते थे कि सर्कुलर के थ्रू इशू नहीं कर सकते, नहीं सॉरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो मैटर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड किया है। वो 175 सेक्शंस नहीं था, वो एक्चुअली कौन सा सेक्शन था, 173 सेक्शन था। मैं अभी कंफर्म कर लेती हूँ, वेट। कोविड-19 के चलते 30 जून तक रिलैक्सेशन दिया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कुछ मैटर्स नहीं हो सकते, तो बोर्ड रेजोल्यूशन को अप्रूव करना, मर्जर एक्विजिशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, तो वो सारे अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। एक 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भी अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है कि जो यहाँ पे
ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, और वो जो 100 करोड़ का लिमिट था 188 में, फिर वहाँ पे नेटवर्क 100 और उसको बीच वाले लोअर को कंपेयर करता है, वो सारे लिमिट्स हटा दिए। सिर्फ एक ही देखना है 10% ऑफ टर्नओवर से इक्वल या ज़्यादा है तो फिर आपको क्या पास करना पड़ेगा, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो सेल, लीज और सर्विसेज तीनों में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, और जो प्रॉपर्टी था सेल ऑफ प्रॉपर्टी में ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द नेटवर्थ, बस एक जी के नेटवर्थ बाकी टर्नओवर, और 10% लिमिट हो गया इसमें। तो सारा वो बेकार सा जो प्रोविजन था विच वाज लोअर और कंपैरिजन करना और कन्फ्यूजन वगैरह वो सब खत्म हो गया। ठीक है, उसके अलावा इसमें मेरे हिसाब से तो और कोई सेक्शंस में अमेंडमेंट अभी नहीं दिखा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है ना वो 203 और 204 सेक्शन में, जो अभी हम डिस्कशन में लेने वाले हैं ना, दोनों सेक्शन 203 कैंप वगैरह को जो अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट में जो अमेंडमेंट है, सेक्रेटरियल ऑडिट 203 होल टाइम कैंपीज अगर आपको रखने हैं। ठीक है, तो पहले बोला था कि जो 10 करोड़ से ज़्यादा की पेड अप कैपिटल हो जाती है तो पब्लिक कंपनीज को कैंप पे रखने पड़ेंगे। और फिर 8A रूल इंसर्ट होकर बोला कि 5 करोड़ से ज़्यादा अगर कैपिटल हो जाती है तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों इस कंपनीज को होल टाइम CS रखना पड़ेगा। अब ऐसा बोला है कि प्राइवेट कंपनी हो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा उसमें क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, तो उसको CS होल टाइम रखना ही पड़ेगा। मतलब एक ही लिमिट है, जो 5 करोड़ की थी वो 10 करोड़ की हो गई, और स्पेसिफिकली बोल दिया कि प्राइवेट कंपनी जिसकी 10 करोड़ से ज़्यादा की या 10 करोड़ की इक्वल लिमिट हो रही है उसको क्या करना है, पेड अप कैपिटल की उसको क्या करना है, होल टाइम CS रखना है। ठीक है, CS का स्कोप बढ़ा दिया और कुछ नहीं। 204 में है सेक्रेटरियल ऑडिट MR3 फॉर्म है, जिसमें पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, तो सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब इसमें एक क्राइटेरिया जो पहले लोन बोरोइंग वगैरह PFI से नहीं इंक्लूड किया था, उसको बोला है कि लोन बोरोइंग PFI से लिया है तो उनकी लिमिट बता रखी है कि 100 करोड़ से ज़्यादा है या इक्वल है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये 100 करोड़ ही है या फिर 10 करोड़ है, न्यू हम 100 करोड़ के बराबर या 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 अमेंडमेंट अभी एक साथ सारे एक बार के अमेंडमेंट डिस्कस किया हमने। दिन वाले में अमेंडमेंट था, दिन के बाद में सर्कुलर से इशू करना उसमें अमेंडमेंट था, उसके बाद में वो 188 सेक्शन की जो लिमिट्स हटाई है वो मेजर अमेंडमेंट है, एक CS वाला अमेंडमेंट है, सेक्रेटरी ऑडिट वाला अमेंडमेंट। ठीक है, ये सारे, और IBC में जो अमेंडमेंट आए वो भी बाद में डिस्कस कर लेंगे एक साथ ही। फिर आ जाते हैं हम, तो देखो अमेंडमेंट भी कवर हो रहा है, फॉर्म नंबर कवर हो रहे हैं, ठीक है, सब कवर हो रहा है इसमें एक साथ अपने। अब आ जाते हैं हम सेक्शन इंस्पेक्शन इंक्वायरी, चैप्टर नंबर 14 206 से लेके 222 तक के सेक्शन कवर अप करता है। ठीक है, 206 सबसेक्शन 5, 206 जो है इंस्पेक्शन बाय द ROC, 206 सबसेक्शन 5 एंड 6 अपॉइंटमेंट ऑफ IO, 207 जो है इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी बाय IO, 208 इंस्पेक्शन रिपोर्ट, 209 जो है सर्च एंड सीजर बाय द ROC, 210 इज इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 211 किसकी बात करता है हम, स्टैब्लिशमेंट ऑफ SFIO, 212 अपॉइंटमेंट ऑफ SFIO, 213 अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन टू NCLT फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंपॉर्टेंट इसमें वो 100 और 1/10 ऑफ द मेंबर्स वगैरह अप्लाई करते हैं। 214 इज सिक्योरिटीज टू बी फर्निश्ड टू इन्वेस्टिगेशन, 214 is security furnished, 215 is only individual to be inspected, 216 is investigation of ownership of company। ठीक है, 217 powers of इंस्पेक्टर, 218 इज प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उनको मतलब निकालेंगे नहीं वगैरह ऐसा हो कंपनी से। फिर 219 इज इन्वेस्टिगेशन बाय ऑफिसर्स इन रिलेटेड कंपनीज, देन 220 इज सर्च सीजर इन रिलेटेड कंपनीज, 223 इज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, 224 इज ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन, और 225 इज इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन था। अब एक और हम डिस्कस करते फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज में क्या है, डेफिनेशन जो है वो है 379 एंड सेक्शन 2 क्लोज 42 में। फिर 380 में बता रखा है, ये चैप्टर नंबर 22 है। ठीक है, फॉरेन कंपनीज का। फिर 381 में बता रखा है बुक्स ऑफ फॉरेन, 380 में फाइलिंग बाय फॉरेन कंपनी इन FC1 FC2, 381 is books of foreign company in FC3, 382 is disclosure by foreign company, 383 is service of document by foreign company, 384 debenture, books of accounts and their inspection in FC4. Then 387 is prospectus by foreign company, 388 is export opinion, 389 filing of prospectus,
390 टू 391 जो है वो IDRs की बात करता है, FC5 है, ठीक है। 392 इज कंट्रावेंशन पेनाल्टीज है, और 393 इज पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। बाकी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फाइनली आपको पता होगा एक वाइंडिंग अप जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कवर करता है 270 से लेके 365 तक, यानी 95 सेक्शंस कवर करता है, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हम जैसे मिसलेनियस चैप्टर्स है वो 447 से लेके 470 तक के सेक्शंस कवर करता है। एक रजिस्टर्ड वैल्यूएबल चैप्टर नंबर 17 जो है वो 247 सेक्शन कवर करता है। और जो चैप्टर नंबर्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर तो हमें सबसे पहले कोट करना होता है ना आंसर में। डिक्लेरेशन हम मिसलेनियस चैप्टर हम देख चुके हैं। मिसलेनियस चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 29। फिर NCLT है चैप्टर नंबर 27, जो 407 से लेके 434 तक के सेक्शन कवर करता है। गवर्नमेंट कंपनी चैप्टर नंबर 23 होता है, ठीक है। और वाइंडिंग अप वो होता है चैप्टर नंबर 20। हम देख रही हूँ वाइंडिंग अप चैप्टर के कुछ प्रोविजंस वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर मैंने लिखे हो। हाँ, जैसे वाइंडिंग अप में सबसे पहले 285 जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह है। 326 जो है ओवरराइडिंग प्रेफरेंस, 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट, 328 फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, 330 सर्टेन ट्रांसफर इज वाइड, 274 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, 361 इज समरी प्रोसीजर्स, 271 circumstances, 272 petition for winding up, 273 power of tribunal, 274 director filing statement of affairs, 276 is removal replacement of liquidation, 277 intimation of ROC company liquidator, 278 effect of winding up, 279 stay of suits etc. ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर कवर करता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर नंबर 16 है, जो कवर करता है 241 से लेकर 246 तक के सेक्शन। और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो है वो चैप्टर नंबर 15 है, जो कवर करता है 230 से लेके और 240 तक के सेक्शन, ठीक है। तो 230 में है पावर टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, 231 पावर टू ट्राइब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, 232 मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ द कंपनीज, मर्जर अमेलगमेशन है, ठीक है। और 230 में कॉम्प्रोमाइज है। फिर 234 में मर्जर एंड 235 इज पावर ऑफ एक्वायरिंग द शेयर ऑफ द डिसेंडिंग फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट, फिर बाय अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी। फिर 236 है परचेज ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, 237 is central government is to provide for amalgamation of companies in public interest. फिर 238 है registration, 239 preservation of books of accounts, 240 liabilities of officers in respect of offences committed in prior to the merger amalgamation, ठीक है। 241 एप्लीकेशन, फोर्स वर्सेस हर्बुटल का एक लैंडमार्क केस था मेजोरिटी रूल वाला, ठीक है, प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में। 241 में है एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल्स फॉर रिलीफ फ्रॉम द ऑपरेशन, 244 राइट्स टू अप्लाई, विड्रॉवल वगैरह वो केसेस बाद में देखेंगे। 242 एंड 243 पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल of termination or modification of certain agreement, 245 class action और 246 application of certain provisions proceedings under section 241 to 245, ठीक है। ये भी चैप्टर हो गया प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। देन फिर NCLT देख लेते हैं। NCLT में कौन से सेक्शंस वगैरह हैं। हमने मैनेजर रेम्यूनरेशन जो चैप्टर किया है ना, तो उसमें कुछ स्केड्यूल्स वगैरह भी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 54 में MD की डेफिनेशन, 253 में मैनेजर की डेफिनेशन, 294 में WTD, फिर 196 सबसेक्शन 1 में बता रखा है MD मैनेजर एक साथ नहीं बन सकते। 196 सबसेक्शन 2 में 5 ईयर्स तक आप मैनेजर बन सकते हो। 196 सबसेक्शन 2 का एक प्रोविजो है जिसमें 4 ईयर्स खत्म होने के बाद में आपको वापस रीअपॉइंट होना है तो अप्लाई करना है। 196 सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशन, 196 4 में अप्रूवल, 196 सबसेक्शन 4 में प्रोविजो जो है फर्स्ट नोटिस वगैरह देना है, सेकंड में ROC वगैरह को बताना है, ठीक है। हाँ, इसमें स्केड्यूल्ड में बता रखा है पार्ट 1 स्केड्यूल्ड 5 में
एलिजिबिलिटी वगैरह। फिर पार्ट 2 स्केड्यूल्ड 5 में सेक्शन 1 में प्रॉफिट बेस्ड रेम्यूनरेशन और सेक्शन 2 में नॉन प्रॉफिट बेस्ड रेम्यूनरेशन। सेक्शन 3 में एक्सेस अमाउंट BIFR 5 ईयर्स वगैरह। सेक्शन 4 में परक्विजिट। सेक्शन 5 में 2 कंपनीज में रेम्यूनरेशन। फिर पार्ट 3 में जनरल मीटिंग MR2 वगैरह। फिर ये जो 197 सबसेक्शन 1 है ना, उसमें ऐसा बता रखा है कि मैक्सिमम 11% रेम्यूनरेशन दे सकते हो। तो जब हमारे पास प्रॉफिट से रिलेटेड हम जब बात कर रहे होंगे तो हम पार्ट 2 के स्केड्यूल्ड 5 के सेक्शन 1 की भी बात करेंगे, 197 सबसेक्शन 1 की भी बात करेंगे जिसमें मैक्सिमम 11% रेम्यूनरेशन है, और उसके प्रोविज़ो जो है जिसमें 2 प्रोविज़ो है, 1%, 3%, 5%, 10% की लिमिट बता रखी है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। फिर 197 सबसेक्शन 2 में अदर देन सिटिंग फीस बता रखा है। 197 सबसेक्शन 3 में ठीक है इनएडिक्वेट प्रॉफिट वगैरह। तो ये सारे सेक्शंस वगैरह थे, तो मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। 197 सबसेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होता है अगर 10 करोड़ 20 लाख से कुछ ज़्यादा या फिर 8,50,000 से ज़्यादा कम, 1 करोड़ 20 लाख या 8,50,000 से ज़्यादा का कुछ रेम्यूनरेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा हम प्रोवाइड करें तो ठीक है। बाकी हम एक NCLT जो चैप्टर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में NCLT 1, NCLT 6, CA2, CA3, CA6 ये सारे फॉर्म थे, पर मैंने वो फॉर्म डिस्कस नहीं किए, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। NCLT में 420 में ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, 421 अपील टू NCLAT, 422 डिस्पोज ऑफ NCLAT में अपील, फिर 422 में डिस्पोज ऑफ और 423 में सुप्रीम कोर्ट में अपील। ठीक है। तो 420, 21, 22, 23 तो ऐसे ही चल रहा है, ऑर्डर फिर अपील फिर डिस्पोज ऑफ और फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया। 424 से लेके 428 तक सब में PPP देखो। 424 प्रोसीजर, 425 पनिशमेंट, 426 पावर डेलीगेशन, 427 पब्लिक सर्वेंट मानते हैं, 428 में प्रोटेक्शन इन गुड फेस। फिर 429 जो है चीफ मजिस्ट्रेट, 430 में सिविल कोर्ट, 431 प्रोसीजर्स नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स, 432 इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और 433 इज लिमिटेशन और 434 इज पेंडिंग प्रोसीजर्स। ठीक है। अब हम ये एक लिमिट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। लिमिट्स क्या क्या है, क्या क्या लिमिट्स है। सबसे फर्स्ट जो है वो है 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़। ठीक है। एक साथ डिस्कस करिए ना लिमिट अभी सारी। अभी आ जाते हैं हम 137 सेक्शन, वो जो 138 सेक्शन था कौन सा, इंटरनल ऑडिट वगैरह। एप्लीकेबल कंपनीज फाइल XBRL का एक फॉर्म है जिसमें बता रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको XBRL फॉर्म में आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। और सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिस्टेड कंपनी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़ नेटवर्थ, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ जो टर्नओवर है तो आपको सर्कुलेट करने पड़ेंगे, शुड सर्कुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। फिर आ जाते हैं 139 में एप्लीकेबिलिटी बोरोइंग्स वगैरह 50 करोड़ मोर, ये 139 नहीं होना चाहिए, ये सेक्शन 138 होना चाहिए हिसाब से तो, बट चलो कोई बात नहीं जो भी है। 149 सबसेक्शन 1 में वुमेन डायरेक्टर जिसमें पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 करोड़ तो वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। 177 ऑडिट कमेटी में पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, लोन्स बोरोइंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है तो अपने को 177 में अपॉइंट करना पड़ता है किसको, NRCAC। ठीक है। फिर है 185 में लोन्स वगैरह में तो कुछ नहीं है। होल टाइम कैंपीज में बता चुकी हूँ 10 और उसमें भी अमेंडमेंट था 5 कर दिया था। इंटरनल ऑडिटर 138 में पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़, लोन्स बोरिंग्स 100 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और
मतलब प्राइवेट कंपनी तो टर्नओवर और लोन्स बोरिंग के क्राइटेरिया देखना है, सिंपल है, ठीक है। तो सारे वो तो हो गया हमारे पास लिमिट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन एक साथ देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 188, 141 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, 160 में अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, 162 टू और मोर डायरेक्टर्स इन वन रेजोल्यूशन, 180 पावर ऑफ जनरल मीटिंग, 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, 185 लोन्स टू डायरेक्टर, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, 186 अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। और 196 तो कौन कौन से 196, 188, 185, 184, 180, 162, 160 और 141 और 188 ये सारे सेक्शन प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जाम्पशन कहाँ मिला है, 186 कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट इंस्पेक्शन में, 149 में जो मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टरशिप है 1 वुमेन डायरेक्टर जो है। फिर 149 4 से लेकर 13 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी पे। 150 में डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है। 152 सबसेक्शन 5 में फाइलिंग विद आरओसी इन केस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं। 165 मैक्सिमम डायरेक्टरशिप एप्लीकेबल नहीं। 173 में नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड इट्स नोटिस भी एप्लीकेबल नहीं। 174 कॉरम एंड एडजॉर्नमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग भी सेक्शन 8 कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। 177 में दर्शन खरे सर के जो नोट्स है वो साथ में जो अमरीश भंडारी सर के कुछ नोट्स वगैरह है, कुछ हैंड रिटन नोट्स है, सब मिला के फिर अभी डिस्कशन में ले रही। 177 में ऑडिट कमेटी, 178 में रेम्यूनरेशन कमेटी, 179 पावर ऑफ बोर्ड मीटिंग, 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, 189 रजिस्टर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल है, 136, 159, 149 4 to 13 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 150, 152 सबसेक्शन 5 जो आरओसी को फाइल करना था, 165 मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, 173 नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, 174 कॉरम, 177, 178, 179, 184, 189 ये सब एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी पे, ठीक है। फिर जैसे गवर्नमेंट कंपनी पे क्या क्या एप्लीकेबल नहीं है देखो, 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एप्लीकेबल नहीं है। ट्रांसफर अब होल टाइम होली ऑन सब्सिडी वगैरह वो भी कुछ है पर वो क्राइटेरिया में अभी डिस्कशन में नहीं ले रही। फिर 123 में डिक्लेरेशन डिविडेंड वाला 120 फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 एप्लीकेबल नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स वगैरह एप्लीकेबल नहीं है 134, ठीक है। फिर 149 सबसेक्शन 1 में मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टरशिप भी एप्लीकेबल नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है। कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर जो 152 सबसेक्शन 5 में है वो भी एप्लीकेबल नहीं। 152 6 से 7 में रोटेशन एप्लीकेबल नहीं गवर्नमेंट कंपनी पे। अपॉइंटमेंट ऑफ 160 में जो अपॉइंटमेंट करते हैं हम न्यू डायरेक्टर का वो एप्लीकेबल नहीं है। 162 में जो हमने 2 और मोर डायरेक्टर्स को एक रिजोल्यूशन से अपॉइंट करना भी एप्लीकेबल नहीं। 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेबल नहीं। 164 में कंपनीज डिफॉर डिस्क्वालिफिकेशन। 170 रजिस्टर ऑफ कैंपीज। 171 में इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। 177 ऑडिट कमेटी। 178 एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। लोन्स टू डायरेक्टर 185 में लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट 186 में। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 197 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 1203 अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम कैंपीज ये सब एप्लीकेबल नहीं किस पे गवर्नमेंट कंपनी पे। तो कौन कौन से सेक्शन हमने देखे थे डिक्लेरेशन यानी सबसे फर्स्ट तो 123 डिक्लेरेशन डिविडेंड था। 123 129 134 सबसेक्शन 3 वगैरह 134 बोर्ड रिपोर्ट 149 149 6 149 152 सबसेक्शन 5। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना तो उसमें से जो सिर्फ 149 सबसेक्शन 6 वाला जो सेक्शन है ना वो ही एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे सेक्शन एप्लीकेबल है गवर्नमेंट कंपनी पे। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप फिर आ जाता है 152 सबसेक्शन 5 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 रोटेशन वाला 160 162 163 164 सबसेक्शन 2 एंड 164 subsection 2 and 170 171 177 178 185 186 188 196 197 and 203 एप्लीकेबल नहीं है किस पे गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, ठीक है। ये सारे डिस्कशन के बाद में हम केस स्टडीज डिस्कस कर लेते हैं किसी से कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड सारी। उससे पहले थोड़ा पेनाल्टी भी देख ही लेते हैं चलो। थोड़े मेरे पास चार्ट है तो पेनाल्टीज में देख लेती हूँ, इसमें कुछ अमेंडमेंट होगा तो मुझे ध्यान नहीं, थोड़े से पुराने चार्ट है। 127 में कंपनीज एंड डायरेक्टर्स के ऊपर 18% का इंटरेस्ट है विद इन 30 डेज और 1000 पर डे की पेनाल्टी है। 128 सबसेक्शन 6 में ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 से 5 लाख। 129 सबसेक्शन 7 में 50,000 से 5 लाख। 132 सबसेक्शन 4 में 1 लाख 5 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस और 1 लाख 10 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस प्लस नफरा ने डिबार कर सकता है 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स तक, ठीक है। ये इंडिविजुअल और फर्म्स के ऊपर अगर पेनाल्टी लग रही है तो नफरा के लिए बता रखा है नफरा क्या कर सकता है। 134 में बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स वगैरह गलत है तो 50,000 से 25 लाख तक कंपनी ऑफिसर 50,000 से 5 लाख और 3 साल तक जेल में रख सकते हैं। 186 सबसेक्शन 3 में कॉन्सिक्वेंसेस से 25,000 कंपनी 5,000
हमेशा छोटा जो होगा वो किस पे होगा, इंडिविजुअल। 137 में कंपनी और ऑफिसर के ऊपर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेल्स टू फाइल है, आरओसी को 1000 पर डे, मैक्सिमम 10 लाख, ऑफिसर को 6 महीने जेल में रख सकते हो और 1 लाख से 5 लाख तक। ऑडिटर के लिए बता रखा है ADT 3 फॉर्म जो है रेजिग्नेशन का वो फाइल नहीं किया तो 50,000 से लेके 5 लाख तक का। और 139 सबसेक्शन 139 एंड 146 में 25,000 से लेके 5 लाख तक और ऑफिसर के ऊपर 10,000 से 1 लाख तक। फिर कोस्ट ऑडिट के लिए बता रखा 25,000 से लेके 5 लाख तक का। अनइंटेंशनल डिफॉल्ट है तो, और इंटेंशनल डिफॉल्ट है तो 1 लाख से 25 लाख तक का और जेल में भी रख सकते हैं 1 साल तक। फिर 157 में जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 157 में कंपनी फेल्स टू कम्युनिकेट डिन टू आरओसी 25,000 से 1 लाख तक। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 153, 155, 156 पेनाल्टी 50,000 प्लस 500 पर डे और जेल हो सकता है 6 महीने का। फिर 165 में डायरेक्टर्स कॉन्ट्रावेंट एनी प्रोविजन इन 165 तो 5,000 से 25,000 पर डे कंपनी के ऊपर और ओरिजिनल जितना रेम्यूनरेशन था उतना डायरेक्टर के ऊपर। और 166 में ड्यूटीज़ वगैरह नहीं तो फिर 1 लाख से लेके 5 लाख, 1 लाख 5 लाख किस पे, ड्यूटी किसने नहीं की, डायरेक्टर ने, तो डायरेक्टर पे कंपनी पे नहीं। 167 सबसेक्शन 2 में फेल्स टू वैकेट द ऑफिस इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 167 जेल 1 साल तक रख सकते हो और 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन। फिर आ जाता है बस यहाँ पे कहीं कहीं जो पहले कंपनी से 2019 में फाइन की जगह पेनल्टी शब्द लिखा है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं रह रहा, मैं कहीं पर फाइन बोलती कहीं पर पेनाल्टी बोलती ऐसा। 172 में पर हाँ कुल मिला के जो लिमिट्स है वो एक से ऐसे ही एक बार डिस्कस करी हूँ, मुझे पता है ये सब याद तो रहना नहीं है बट फिर भी 172 में कंपनी से ना एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000 से लेके 5 लाख तक, ठीक है, 149 से लेके 172 में कहीं पर भी। फिर सेक्शन 172 की पेनाल्टीज कहाँ कहाँ पे लेवी हो सकती है, देखो, फेल्स टू अपॉइंट मिनिमम नंबर more than 15 directors by not passing general meeting SR, fail to appoint woman director, fail to maintain one resident director, fail to appoint minimum required independent director, fails to give declaration of independence, non-compliance provision scheduled 4 of independent director, failure to file DIR 2 and 12 within 30 days, failure to inform members about candidature, failure to maintain register। तो इन सब में जितने में भी 149, 1, 3, 4, 7, 8, 150, 152, 170, 171 में अगर फेलर हो जाता है 50,000 से 5 लाख तक की पेनाल्टी कंपनी के ऊपर, ये 172 में बता रखा है, ठीक है। फिर मीटिंग ऑफ बोर्ड इन पावर्स में फेलियर टू गिव नोटिस में आ जाता है 25,000 पेनाल्टी। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी नहीं बनाई तो 25,000 से लेके 1 लाख तक, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1 साल तक जेल में भी रख सकते हैं और कंपनी के ऊपर 5 लाख तक। फिर आ जाता है 182 में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और जेल में रख सकते हैं 6 महीना। 184 सबसेक्शन 4 में जेल 1 ईयर और 50,000 टू लेके 1 लाख तक का और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख से 5 लाख तक का। और 167 सबसेक्शन 1 में उसको ऑफिस भी वैकेट कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर 50 से 1 लाख तक, कंपनी के ऊपर 1 लाख से 5 लाख तक और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 से लेके 1 लाख तक जेल प्लस वैकेट ऑफिस इन 167, ठीक है। ये 184 सबसेक्शन 4 में बता रखा है, जबरदस्त। फिर 185 सबसेक्शन 2 में प्रोविज़न जो है कॉन्ट्रावेंट किया है, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर 5 लाख से 25 लाख तक और ऑफिसर के ऊपर 5 लाख से 25 लाख प्लस 6 महीना और अदर ऑल पर्सनस टुगेदर कितना लाइबल होंगे, रीपेमेंट करना है वापस उस लोन को वगैरह, ठीक है, और गारंटी दी है वगैरह। तो 186 में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो 25,000 से लेके 5 लाख तक कंपनी पे, 25,000 से 1 लाख तक ऑफिसर पे प्लस 2 साल जेल में भी रख सकते हैं। और 187 में 25,000 से 25 लाख तक जेल 6 महीने का हो सकता है, 25,000 से लेके 1 लाख तक कम, 25,000 से 25 लाख तक कंपनी, 25,000 से 1 लाख तक इंसान और 6 महीने जेल। फिर 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में 25,000 से 5 लाख तक का कंपनी के ऊपर, 25 लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और अदर कंपनीज के ऊपर 25,000 से लेके 5 लाख तक। ये बोल रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विदाउट टेकिंग जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और बोर्ड मीटिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। 189 में डायरेक्टर जो है फेलियर टू कंप्लाई प्रोविजन मेंटेन रजिस्टर देन 25,000। 190 में 25,000 तो कंपनी पे और 5,000 ईच डिफॉल्ट के लिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे, ठीक है। फिर 191 में
25,000 से लेके 1 लाख तक, और कैंपीज वगैरह के लिए बोला है 1 लाख से लेके 5 लाख तक अगर 194 सेक्शन को कंप्लाई नहीं किया तो, और 2 साल तक जेल। 185 में 5 लाख से लेके 185 इनसाइडर ट्रेडिंग, वैसे तो अब ये शायद एबोलिश हो गया है सेक्शन, मुझे कंफर्म तो पता नहीं, पर फाइन 5 लाख से लेके 25 करोड़ तक और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और जेल 5 साल तक हो सकता है। 197 में अपॉइंटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन जो है उसमें अगर रिसीव किया रेम्यूनरेशन अबोव लिमिट और फिर स्पेसिफाइड टाइम में आपने वापस पे नहीं किया तो 1 लाख से 5 लाख। और 204 में CS वगैरह नहीं रखा, डिफॉल्ट किया, 1 लाख से लेके 5 लाख तक 204 में, ठीक है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी में 206 में बता रखा है 1 लाख से, फाइल वगैरह नहीं किया ना, फेल्स टू फाइल इन्फॉर्मेशन वगैरह 206 में तो 1 लाख और 500 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस। फिर आ जाता है डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट में डिसओबेइंग डायरेक्शंस वगैरह है तो 1 साल तक जेल, 25,000 से 1 लाख तक का फाइन, साथ में वैकेट ऑफिस, और ही इज नॉट एबल टू होल्ड ऑफिस एट एनी अदर कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्विक्शन टू द डेट डिसाइडेड बाय द ROC इंस्पेक्टर। 217 में जेल 1 साल, जो पर्सन एम्प्लॉयज ऑफिसर इन डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ROC और इंस्पेक्टर इज नॉट कंप्लाई देन जेल 1 साल तक, 25,000 से 1 लाख तक का फाइन प्लस वैकेट ऑफिस प्लस डीम्ड डिस्क्वालीफाइड होल्डिंग ऑफिस इन एनी अदर कंपनी। 217 में अगर बुक्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं की है, फेल्स विदाउट कोजेस रिफ्यूजर्स, देन जेल 6 महीने और 25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन और 2,000 पर डे कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए। देन कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने रिमूवल ट्रांसफर जो डिस्पोजल ऑफ किया है फंड्स का, एसेट्स का, प्रॉपर्टीज का, तो 25 लाख 1 लाख से लेके 25 लाख तक कंपनी के ऊपर, 50,000 से लेके 5 लाख तक का ऑफिसर के ऊपर, प्लस 3 साल की जेल भी हो सकती है। 222 में जो सिक्योरिटीज़ वगैरह है इशूड किया है 1 लाख से 25 लाख कंपनी, 50,000 से 5 लाख ऑफिसर, 3 साल जेल। फिर 392 में फॉरेन कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट है, हम 50,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस, कितनी बार पूछते हैं ये, फॉरेन कंपनी के ऊपर लगेगा 1 लाख से लेके 3 लाख तक का, प्लस फाइन ऑफ 50,000 पर डे ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ऑफिसर के ऊपर 6 महीने तक जेल में रख सकते हैं और 25,000 से लेके 5 लाख तक फाइन। फिर आ जाते हैं 405 में, अगर 405 में नॉन कंप्लाइंस होता है तो 25,000 कंपनी पे, 25,000 से 3 लाख तक का ऑफिसर पे और 6 महीने का जेल। 447 और 447 की पेनल्टी तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और 448 में जो है 6 महीने से लेकर 10 साल तक जेल, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। ये अलग से मैंने कितनी बार डिस्कस कर रखी है 447 की पेनल्टी। तो 450 की पेनल्टी है 10,000 से 10,000 प्लस 1,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। और 452 में डायरेक्शंस वगैरह कंप्लाई नहीं किए तो 1 लाख से 5 लाख तक, वो सब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। 465 एवरी मेंबर एसोसिएट पार्टनरशिप था 10,000 की, भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ठीक है। 447 वाली पेनाल्टीज कितनी बार डिस्कस की है मैंने, 10% ऑफ टर्नओवर, 100 करोड़, विच एवर इज लेस से ज़्यादा कम, फिर 6 महीने से लेके नहीं 3 साल से लेके 7 साल तक की जेल, और 3 साल से लेके पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 10 साल तक की जेल, और अगर कम है अमाउंट तो फिर 50 लाख मैक्सिमम, और वो सब था 6 महीने की जेल। मुझे अभी तो इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी हमारे कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ अब केस लॉज बाकी ना, बाकी सब खत्म हो गया, तो अभी केस लॉज भी हाथों हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं। किसमें? कॉर्पोरेट लॉ में केस लॉज हम सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की केस लॉज ले लेते हैं हम, थे ना। तो उसमें आ जाता है हम प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पहला केस, एक तो हमने देखा था फोर्स हार्बोटर का रूल तो था ही, फिर इसमें एक सिंड्री आयरन फाउंड्री का केस है जिसमें बता रखा है कि क्या मेजोरिटी भी अप्लाई कर सकती है, कि माइनॉरिटी के लिए बोला है तो माइनॉरिटी की वो मिनिमम नंबर है, मेजोरिटी अप्लाई कर सकती है। विड्रोवल बाद में अलाउड है। राजमुंद्री इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कॉरपोरेशन का केस है कि विड्रोवल अलाउड नहीं है। फिर एक वो था कि लॉस वगैरह के हालात में, अगर लॉस वगैरह के हालात में तो क्या ये भी एक ऑपरेशन है, ये भी एक ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, तो ये ऑपरेशन तो नहीं है, मिसमैनेजमेंट है कि नहीं है वो केस देख के डिसाइड, केस टू केस डिफर करता है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये बोला था अशोक बेटलनट वर्सेस तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट के केस में। और एक केस था कि जो डिविडेंड वगैरह है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या ये ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट है, तो ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है। ये दो केस जो है
सबसे फर्स्ट मैंने लिख रखे अशोक बेटलनट एम के चंद्रकांता का केस था डिविडेंड लॉस वगैरह वाला, और थॉमस वेटम वर्सेस कुतनाथ रबर का केस है। अब मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो रही हूँ कि डिविडेंड वाला अशोक बेटलनट वाला था या फिर थॉमस वेटम वर्सेस वाला लॉस वाला। इन दोनों में से एक केस डिविडेंड का, एक केस लॉस का, ठीक है। अशोक बेटलनट कंपनी लिमिटेड और एम के चंद्रकांत, और थॉमस वेटम वर्सेस कुतनाथ रबर। और बाकी जो 2-3 केस है जिसमें एक 49% 51% डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती थी, 49% किसी ने होल्ड कर रखा, 51% किसी ने होल्ड कर रखा है, तो बोल रखे थे 49% वालों को 51% वालों को ट्रांसफर कर दो। यशोवर्धन साबू ग्रोस ब्रिकेट साबू का केस था। एक इसमें ये भी था सब्सिक्वेंट एक शिशु रंजन दत्ता वर्सेस जो केस था, दो ग्रुप्स का, शिशु रंजन दत्ता एंड अदर्स भोलानाथ प्रॉपर्टीज का केस, डेडलॉक की सिचुएशन घनश्याम बंदम वर्सेस तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट का केस, और रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर भागीरथ अग्रवाल वर्सेस टाटा प्रॉपर्टीज का केस, इलीगल ट्रांजैक्शंस नागप्पा चेटियार वर्सेस मद्रास क्लब का केस, और मैनिया वर्सेस हुपर टेलीग्राफिक वर्ल्ड का केस, और एक कॉन्टिजेंट एक्ट ये शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा टायर ट्यूब का केस। राइट इश्यूज में हरि कुमार राजन वर्सेस कॉपर साइन डेयरिका लिमिटेड का केस, इलीगल एक्ट नॉट ऑपरेशन डेली न्यूज पार्कर का केस, श्री शियाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स से ये इलीगल जो है वो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, वो अलग है, तो ये भी बोल रखा है, ठीक है। तो ये सारे केस थे इसमें। एक हम बोर्ड मीटिंग में जो केस थे 185 में डॉक्टर फ्रीडे आशीष MR का केस 185 में आपको पता होगा कि MR इलेक्ट्रॉनिक्स बोला था कि जो वाइफ है वो अगर उसके हिसाब से रेमुनेशन ले रही है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो फिर उसको लोन्स टू डायरेक्टर नहीं मानेंगे। एक डॉक्टर हृदय आयुर्वेद में भी बोला था कि उनको अगर फ्लेट वगैरह दे रहे हैं तो वो भी क्या इनडायरेक्ट लोन वगैरह नहीं है, एडवांस वगैरह, ठीक है। ऐसा एक केस था। एक 197 सबसेक्शन 3 में प्रोविजो टू डेलीगेशन लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स JK जूट मिल्स का केस है। फिर 179 में वकारिया सुप्रीमो, ठीक है। 173 सबसेक्शन 3 में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को नोटिस देना है क्या? हाँ देना है, ये बोला था होमर डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेटेड गोल्ड माइन के केस में। नो वेवर ऑफ नोटिस, अगर कोई बोल दे कि मुझे नोटिस मत दो तो भी देना पड़ेगा, पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड कॉपर माइंस के केस में। कॉन्टिजेंट नोटिस कहीं पे लिखा नहीं, अलाउड ही नहीं है। अलेक्जेंडर वर्सेस सिम्सॉन के केस में मेल और AOA, हाँ मेल कर सकते क्या? AOA में लिखा है कि मेल से नहीं दे सकते नोटिस, तो भी मेल तो कर ही सकते, ये बोला था मांगीराम मुखी के केस में, ठीक है। फिर फ्रेश नोटिस फॉर एडजोर्न मीटिंग प्रमोद कुमार मित्तल के केस में बोला है। फिर हम जो 2 इंपॉर्टेंट केसेस है एडिशनल डायरेक्टर से रिलेटेड, ब्लेयर ओपन हर्थ फाइनेंस में बोला था कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होगा, और एक सारे डायरेक्ट इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो, ये बोला है बैरन पॉटर के केस में, ठीक है। 169 में तरक चंद्र खन्ना का केस है। LIC कोर्ट में बोला है कि रिमूव कर रहे हैं डायरेक्टर को तो फिर ग्राउंड बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। शांता शमशेर कमानी ब्रूस का भी केस है, मेजर जनरल का MD, ठीक है। अगर डायरेक्टर बनाया है और डायरेक्टर से रिमूव कर दिया तो MD की पोस्ट से भी रिमूव कर दो, ये बोला है। ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट के भी केसेस है जो भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट के केसेस हैं, हाँ नॉक्स डाइनकेस्टर अमेलगमेशन का जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको वो कोई एसेट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो उनको ऐसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये पहले भी 1956 के एक्ट में बोला था, पर बाद में शायद ऐसा इसमें अमेंडमेंट हो के ऐसा कुछ बोला है कि कॉम्पनसेशन नहीं देंगे क्योंकि उनको ऑफर दे रहे हैं कि आप आगे वाली कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा कुछ है। ये टाटा ऑयल कंपनीज़ का केस, हिंदुस्तान लीवर नहीं, हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन और सक्सेस ब्रिक का भी केस यही है, ठीक है, सेम। फिर इसमें एक ये भी था कि फेयर एक्सचेंज प्राइस से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अप्लाई करो, ये SPG MFG का केस था। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई कर सकती है, वो भी एक केस है, ठीक है। तो ये सारे हमारे किसी से रिलेटेड केस थे कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, और ये ख़त्म हो जाता है कॉर्पोरेट लॉ। अब हम आ जाते हैं किस पे? अलाइड इकोनॉमिक लॉ पे, ठीक है। अलाइड इकोनॉमिक लॉ में सबसे पहले सेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, ओनली वो सेक्शन। तो सबसे पहले तो IBC के सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाकी सारे सेक्शंस तो बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 और 5 जो है वो डेफिनेशन वाला सेक्शन है।
सेक्शन 6 जो है पर्सन हु इनिशिएट, 7 जो है डायरेक्टर्स क्रेडिटर्स जो इनिशिएट कर रहे हैं, फिर 8 और 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, 10 में कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, 11 में नॉट एंटाइटल्ड एप्लीकेशन, 12 में टाइम लिमिट, 12A में विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन, फिर आ जाता है 13 में डिक्लेरेशन मेमोरेंडम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट, 14 में मॉरेटोरियम, 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट, 16 में अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, 17 मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स बाय IRP, फिर 18 में ड्यूटीज ऑफ IRP बता रखा है, 21 में COC के मीटिंग, COC 21 में, फिर 24 में मीटिंग ऑफ COC, 28 में अप्रूवल ऑफ COC फॉर सर्टेन एक्शंस, 27 में रिप्लेसमेंट ऑफ RP बाय COC, 25 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंस क्रेडिटर्स, 22 में अपॉइंट करना है RP को, 23 में RP कंडक्ट IRP प्रोसेस, 25 में ड्यूटीज ऑफ RP, 29 में preparation of information memorandum, 29A में persons not entitled to resolution applicant, 30 में submission of resolution plan, 31 approval of resolution plan, 33 initiation of liquidation, 34 appointment of liquidation, 33 से लेके 53 तक के सारे सेक्शन डिसोल्यूशन की ही बात करते हैं, ठीक है, लिक्विडेशन की बात करते हैं, 55 से 58 तक के सेक्शन है वो फास्ट ट्रैक IRP की बात करते हैं, 59 में वॉलेंटरी लिक्विडेशन की बात बोली है, ठीक है। तो 30 से लेके 53 तक में तो लिक्विडेशन वगैरह करवा दिया, ठीक है। सॉरी 30 और 31 में तो सबमिट किया, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया है, लेकिन 33 से फिर इनिशिएट कर दिया लिक्विडेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ अमेंडमेंट है वो भी एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे पहले बोला था कि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट होगा ना, वो पहले कौन सी डेट थी पता नहीं, लेकिन अभी NCLT जब अप्रूव करता है ना तब से इनिशिएट होगा, ठीक है। और जो RP को अपॉइंट करते थे तो पहले शायद 15 डेज़ का 14 डेज़ का कुछ टाइम था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट अब बोला है कि जब NCLT जैसे अप्रूव करता है उसके बाद में IRP अपॉइंट कर लो, ठीक है। नाम तो लिखा ही होगा तो। और इसमें 330 डेज़ की मैक्सिमम लिमिट कर दी है, और 90 डेज़ का एक ट्रांजिशन प्रोविज़न भी है कि 90 डेज़ अभी अगर ट्रांजिशन अभी जस्ट लिमिट 330 डेज़ किया है ना, पहले से 180 प्लस 90 डेज़ का एक्सटेंशन वगैरह था तो, ठीक है। तो एक ये हो गया लिमिट में। और फिर आ जाता है मॉरेटोरियम वगैरह जो था, तो पहले क्या होता था कि मॉरेटोरियम के टाइम पे हम जो इसेंशियल गुड्स वाली सर्विसेज वाले जो काम थे उनको कर सकते थे, लेकिन अब बोला है कि ऐसा सप्लायर जिनका आपने पेमेंट अभी तक ड्यू कर रखा है तो वो रोक सकता है इसेंशियल सप्लाई, ठीक है। फिर कौन को इनिशिएट नहीं कर सकता सेक्शन 11 में, तो ऐसा बोला था जिसका जस्ट 12 मंथ से पहले क्या है IRP प्रोसेस खत्म हुआ है तो वो इनिशिएट नहीं कर सकते, बट अब ऐसा बोला है कि वो लोग अपने ऊपर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बन के इनिशिएट नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट डेटर बन के, लेकिन कोई और अगर उनका पैसा नहीं चुकाता है तो उनके ऊपर क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी केस था। और मेरे हिसाब से तो IBC के लगभग सारे ख़त्म हो गए अमेंडमेंट, और कुछ होते हैं जैसे तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। हाँ मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट थे, मेजर मुझे जो याद है वो यही है। हाँ CIRP ख़त्म होने के बाद भी क्या डायरेक्टर वगैरह जो होंगे वो लायबल रहेंगे, तो इसमें बोला है कि मैनेजमेंट ही चेंज हो गया है तो फिर वो लायबल नहीं रहेंगे बाद में कोई भी ऑफेंस वगैरह है तो उसके लिए। और जो CIRP प्रोसेस इनिशिएट करना था रियल इस्टेट होम बायर वगैरह के लिए, तो उसमें बोला था कि 100 और 10% जिन्होंने होल्ड कर रखा है विच एवर स्लेस वाली एक कंडीशन पूरी करेंगे उसके बाद रियल इस्टेट में CIRP प्रोसेस आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इसमें क्या थे अमेंडमेंट थे किसमें IBC में। IBC के केस भी साथ में डिस्कस कर लेती हूँ, 4-5 केस है। स्टारलुक एंटरप्राइजेस का एक केस है जिसमें क्या बोल रखा था स्टारलुक एंटरप्राइजेस ICICI बैंक का केस है जिसमें रॉन्ग कैलकुलेशन किया था, तो ऐसा बोला था कि शायद जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है उनके ऊपर उनको तो वैसे भी क्लेम फाइल ही नहीं करना होता है, तो रॉन्ग कैलकुलेशन है तो भी एप्लीकेशन तो फाइल कर ही सकते हैं। मोबाइल एक्स इनोवेशन वर्सेस किरुशा सॉफ्टवेयर का भी केस था जिसमें कि पार्टी कमिट ब्रीच ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी देन रिजेक्ट द एप्लीकेशन। प्राइड को कमर्शियल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग का केस है, तो इसमें 10 डेज़ का नोटिस वगैरह देना पड़ेगा अगर अवेलेबल 10 डेज़ का नोटिस वगैरह देना पड़ेगा। इफ़ अवेलेबल एक शब्द था जो पहले जोड़ा था फिर हटाया था। स्मार्ट टाइमिंग स्टील वर्सेस नेशनल स्टील के केस में बोला था कि सर्टिफिकेट लाना पड़ता है ना बैंक इंस्टीट्यूशन से, तो अगर अवेलेबल हो तो लेकर आ जाना। फिर पार्कर हैंड इफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बोला था कि एक बार एक्सेप्ट कर ली उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकता एप्लीकेशन। और स्विचर सिस्टम टेक प्रोवेक्स ARC और अल्फा ओमेगा दोनों में एक अटैचमेंट वाला जो एक केस है वो है, ठीक है। तो ये अपना IBC भी हो जाता है। उसके बाद में अब कुछ दूसरे चैप्टर्स जैसे कंपटीशन वगैरह है उनके भी हम सेक्शंस डिस्कस कर रहे थे जो हमें इंपॉर्टेंट रहते हैं वो ओनली, ठीक है। PMLA सेक्शन 4, फिर PMLA हाँ एक मिनट
हाथों हाथ में दो तीन, जैसे एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का और एक कंपटीशन के 2-3 केसेस है, वो भी अभी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो कंपटीशन के 2 केस थे। एक तो था टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव का केस था, जिसमें बोल रखा था कि 10,000 का एक्स्ट्रा जो अमाउंट लिया था तो वो कोई कंपटीशन में वो ब्रीच नहीं है, वो तो क्योंकि ऐसा है कि वो जो था वो वापस भी कंज्यूमर को देने वाले थे, तो कंज्यूमर का वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में किसी ने अप्लाई किया था। और ये केस वैसे कंपटीशन एक्ट के पहले जो एक्ट आया था उसका बना हुआ था, तो उसका केस का डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये केस इंपॉर्टेंट था। और एक रमाकांत किन्नी वर्सेस डॉक्टर LH हीरानंदानी का केस था। उसमें ऐसा बोला था कि उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी थी, ठीक है, तो इसीलिए जो बैंकिंग सर्विसेज नहीं ले रहा था उसको हॉस्पिटल में सर्विसेज नहीं मिल रही थी, तो फिर बाद में बोला था कि ऐसा नहीं कर सकते, और 4 करोड़ के आसपास कुछ फाइन भी लगाया था, और पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया था। फिर एक IOS के केस है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में। सिंपली अगर मार्जिनल नोट्स का एक उत्तम दास चेला सुंदरदास पारिक का केस है। डेप्ट डिक्शनरी में डेप्ट, हाँ, डिक्शनरी मीनिंग्स में डेप्ट की डेफिनेशन बता रखी थी, तो भोलानाथ कुंद्रा नहीं बालानाथ कुंद्रा वर्सेस ऑफिसर लिक्विडेटर का केस था। डीड वगैरह से रिलेटेड एक हबीबुल्ला वर्सेस जानकीनाथन का केस है। लिटरल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्सेस वगालिया का केस भी है। साथ में एक सीमेंट काले वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का केस था, जिसमें एक सैमसो नाम का कोई प्रोडक्ट था जिसको सीमेंट की जगह यूज़ कर रहे थे, तो टेक्निकल मीनिंग की जगह वो यूजुअल मीनिंग यूज़ करो, वो सब था। रीजनेबल इंटरप्रिटेशन का सबसे फेमस केस ICAI वर्सेस ICAI, जो हमारा ICAI है वर्सेस प्राइस वाटर हाउस का केस था, जिसमें बोला था कि जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, काउंसिल के पास में जो पावर है वो IRA उन्होंने डेलीगेट करके ही पावर दिया था किसको, ऐसा वो कुछ पावर वाला केस था एक, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ना, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में वोमनलाल चोटनलाल पारिक वर्सेस इंडिया स्टीम नेविगेशन का भी केस है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में RBI वर्सेस पाकर जनरल फाइनेंस का केस है। और एक बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में हमराज गोवर्धन दास वर्सेस HH दवे का केस है, जिसमें बोला था फिजिकल इंस्टीट्यूट में आप ये नहीं सोच सकते कि एग्जामेशन ऐसे ही दे रखा होगा, नहीं लिखा हुआ तो एग्जामेशन नहीं है ऐसा, और किसी भी सर्विस को लेके, ठीक है। फिर है नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का भी केस है, जिसमें वो रखा था कि मे डिस्पोज ऑफ बाय कस्टम अथॉरिटीज़ में शैल डिस्पोज ऑफ बाय कस्टम अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना ही चाहिए। फिर आ जाता है फिर आर्म्स एम्यूनिटीज़। AG ब्राउन का एक केस था आर्म्स एम्यूनिटीज़ को लेके, वो ये क्या था, एक हमारा रूल होता है ना एजुडिशम जनरिस, उसमें एजुडिशम जनरिस में एक हमारा और केस था, उस केस का नाम है रॉयल हचरीज का केस भी है, ठीक है। लॉन्ग टाइटल से रिलेटेड मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। प्रियम्बल्स गुलेपिली का केस है एक, ठीक है। हाँ, एक इसमें ये भी है, सेकंड प्रोविजो जो था एक्सक्लूजियो एक्सक्लूडियो, मतलब एक चीज़ को इंक्लूड करते तो दूसरा एक्सक्लूड है, जैसे फर्स्ट पार्ट को इंक्लूड कर रखा है सेक्शंस ओनली, तो फिर पेनल्टीज़ को एक्सक्लूड ही मानेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में पेनल्टी इंक्लूड है। ये कामका एंड कंपनी का केस था, कामका एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है। और अगर कोल्ड माइन लिखा हुआ है तो बाकी सारी माइन को एक्सक्लूड किया, ये भी बोला था गिलमोर वर्सेस बार्कर केयर के केस में, ठीक है। और जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब हमको सारे अदर सेक्शंस डिस्कस कर लेनी चाहिए जो किस में रिलेटेड है, हमारे कॉर्पोरेट लॉ में। सेबी वगैरह के सेक्शंस देख लेते थोड़े थोड़े, ज़्यादा तो नहीं याद रहेंगे हमें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस है सेक्शन 2 क्लोज U, V एंड W। फिर इसमें सेक्शन 2 क्लोज J एंड 5 जो है वो करंट अकाउंट की बात करता है। सेक्शन 2 क्लोज E एंड 6 जो है वो कैपिटल अकाउंट की बात करता है। सेक्शन 2 क्लोज I एंड 7 सेक्शन जो है वो एक्सपोर्ट की बात करता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिपेट्रिएशन की बात तो ठीक है, 8 एंड 9 सेक्शन करते हैं। पेनल्टीज़ वगैरह है। 15 में कंपाउंडिंग है। 17, 18, 19 में स्पेशल डायरेक्टर के पास में अपील पे लेके गए हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बैंकिंग कंपनीज जो है उसकी डेफिनेशन वगैरह जो है, नहीं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकिंग वगैरह जो है उन पे सब बोला है कि उनको क्या करना है, बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट्स टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये 12 में बोला है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन 12A में बोला है। पनिशमेंट का जो सेक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 4 है।
और प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल 35 में बोला है, डिसीजंस टू बी बाय मेजॉरिटी 38 में बोला है, स्पेशल कोर्ट की बात 43 में बोली है, ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट 44, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन 63, रिकवरी ऑफ फाइन्स 69। पीएमएलए के बाद में आ जाते हैं हम सिक्योराइटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसका नाम लिखने का 1 नंबर मिलेगा, सारफाइजी एक्ट। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एआरसी कंपनी सेक्शन 3, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस टू एनी वन ऑफ द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल 5A, नोटिस टू बोरोवर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सच बोरोवर 6। फिर enforcement of security interest 13, chief metropolitan magistrate and district magistrates to assist the secured creditor 14, manner and effect of takeover of management 15, no compensation of directors for loss of office 16, application against the measure to recover the secured debt 17। जो important section है मैं वो ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना। सिर्फ जैसे यहाँ पे जो सेक्शन 3 से लेके 6 तक इम्पॉर्टेंट थे, नोटिस टू बोरोवर वगैरह, ठीक है, और उसके बाद में कुछ 12 इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1956। डेफिनेशन कहाँ दे रखी, कॉर्पोराइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन की 2 में, और रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 3 एंड 4 में, विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन 5 में, कॉलिंग द पीरियोडिकल रिटर्न्स बाय सेबी एंड सीजी 6 एंड 7 में, सुपरसीड ऑफ गवर्निंग बॉडी 12A में, सस्पेंड द बिजनेस 12 में। फिर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज वगैरह बनाने हैं 9 में, और रूल्स बनाने हैं 7A में, और सेबी बना सकती है, अमेंड कर सकती है बायलॉज किस में, 10 में। तो 9 में तो बायलॉज बनाए, 10 में अमेंड किए, और 8 में जो है रूल्स अमेंड किए। मतलब 9 में बायलॉज बनाए, 10 में अमेंड किया, 7A में रूल्स बनाए और 8 में अमेंड किया। मेंबर्स नॉट टू एक्ट एज प्रिंसिपल 15 में बता रखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेरिवेटिव 18A में बता रखा है, कॉमोडिटी डेरिवेटिव की बात 30A में बता रखी है, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर की बात 13A में बता रखी है, डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज 21A में बता रखा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की बात 8A में बोली है, पब्लिक इश्यूज एंड लिस्टिंग ऑफ सर्टेन सिक्योरिटीज की बात 17A में बोली है, सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिविल प्रोसीडिंग्स 23JA में बोला है, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी 23O में बता रखी है, ठीक है। इसमें ऑफेंसेस वगैरह जो हैं बाय कंपनीज 24 वो सब, ठीक है। फिर आ जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, प्रोहिबिशन ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस 11A। अब वैसे तो 3, 4, 5 में एस्टैब्लिश करना है सेबी को, 6 में रिमूव करना है मेंबर, 7 मीटिंग, 7A में मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट, 8 में वैकेंसीज, 11 में फंक्शन। फिर 11A से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस 11A, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम 11 डबल है, पावर्स टू इशू डायरेक्शंस 11B, सेबीज टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन 11C, सीज डिसीज ऑर्डर 11D, prohibition of manipulative and deceptive device insider trading 12A, penalties to failure to furnish information and return 15A, penalty for default in case of stock broker 15F, मीनिंग ऑफ इंसाइडर एंड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की जो पेनाल्टीज वगैरह इंसाइडर ट्रेडिंग की वो 15G में है, और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और इन टेक ओवर है उसकी पेनाल्टीज 15H में है, और पेनल्टीज मिसलेनियस वगैरह, ठीक है। प्रोसीजर्स फॉर एडजुडिकेशन 15I से लेकर 15J तक है, इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सेबी में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, आई थिंक सारे चैप्टर्स हो गए, खाली एक बैंकिंग चैप्टर और है जो मैं एक बार ऐसे डिस्कस कर लेती हूँ याद रहे तो। कंपटीशन, हमने कंपटीशन के भी सेक्शन डिस्कस कर लिए ना। कंपटीशन एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज बी है अग्रीमेंट, सेक्शन 2 क्लोज सी है कार्टल, सेक्शन 2 क्लोज एच है एंटरप्राइज, सेक्शन 2 क्लोज आई में डेफिनेशन है गुड्स की, सेक्शन 2 क्लोज एफ में डेफिनेशन है कंज्यूमर की, सेक्शन 3 है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, 4 है अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन, 7 है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीआई, 8 है कॉम्पोजिशन ऑफ सीसीआई, 9 एंड 10 है सेलेक्शन एंड टर्म्स ऑफ सीसीआई, 11 है रिजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ इन सीसीआई। फिर 11 के बाद में 17 में प्रोसीजर है वगैरह, ठीक है, सिंपल ही है, तो सीसीआई भी देख लिया हमने। फिर आ जाता है सेक्शन 5 में डेफिनेशन है बैंकिंग वगैरह की, ठीक है। 7 में बैंक को बैंक, 17 में रिजर्व फंड रखना है, 18 में
कैश रिजर्व रखना है। 29 में अकाउंट्स बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। 30 में ऑडिट होगी। 31 में सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। 32 में कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट अकाउंट्स टू बी सेंड टू ROC। 36 AA है, RBI जो है रिमूव कर सकता है मैनेजरल पर्सन को। 36 AB में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है RBI। 36 AE में एक्वायर कर सकता है अंडरटेकिंग को। 36 AG में कॉम्पनसेशन की बात बोलिए। ये लगभग सारे सेक्शंस वगैरह हमने कॉर्पोरेट लॉ के भी डिस्कस कर लिए, जो थोड़े इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 1 घंटे में हमारे सारे सेक्शन वाला जो पूरा पोर्शन था ख़त्म हो गया। आई थिंक लास्ट के 15 मिनट्स अलाइड लो के थे, बाकी सारा पौना घंटा हमने कॉर्पोरेट लो डिस्कस किया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।